हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं में पढ़ेंगे साम्य अवस्था अध्याय का ही आगे कि जो साम्य स्थिरांक है कैपिटल के और अभिक्रिया साम्य या रिएक्शन कोसेंट जिसको क्यू से लिखते हैं और जो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है डेल जी, इन तीनों में क्या क्या संबंध रहता है। तो हम लोगों ने पहले देखा था डेल जी के बारे में, जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है इसके बारे में जो देखे थे। तो सबसे पहले देखे थे कि जो डेल जी का मान अगर 0 से कम है माने कि ऋणात्मक है तो अभिक्रिया क्या होगी, स्वतः या स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया होगी और अग्र दिशा में रिएक्शन होगा। दूसरा क्या देखे थे, अगर डेल जी का मान धनात्मक है तो वहां पे अस्वतः या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा और जो है प्रोडक्ट की मात्रा नहीं बनेगी, माने कि बैकवर्ड रिएक्शन या प्रतिप दिशा में अभिक्रिया होगा। तीसरा चीज हम लोगों ने देखा था कि जब डेल जी का मान 0 होगा तो क्या होगा, साम्य अवस्था पर वह अभिक्रिया पाई जाएगी। यहाँ तक हम लोगों ने देख चुके थे। अब आज देखते हैं कि जो डेल जी है इसका ऊष्मागतिकीय रूप से अभिक्रिया पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो है साम्य स्थिरांक है इसका प्रभाव अभिक्रिया की क्रियाविधि पे नहीं पड़ता है। तो जो डेल जी का ऊष्मागतिकीय समीकरण है उसको इस रूप में लिखते हैं। तो डेल जी बराबर हो जाएगा डेल जी 0 प्लस RT Q। यहाँ पे जो डेल जी है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, डेल जी 0 है मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, R गैस स्थिरांक, T परम ताप, ln Q जो है रिएक्शन कोसेंट को दर्शाता है। अब यहाँ पे साम्य अवस्था पर अगर हम लोग देखेंगे तो जो डेल जी है इसका मान 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला जो 0 है वो मानक अवस्था को दर्शा रहा है। साम्य अवस्था पे देखेंगे तो डेल जी का मान 0 हो जाएगा और Q का मान Kc के बराबर हो जाता है। तो इसी समीकरण से इसके जगह पे 0 रखेंगे और Q के जगह पे Kc रखेंगे तो ये वाला समीकरण हम लोग को मिलेगा डेल जी 0 प्लस RT और इसी से ln और Q के जगह में Kc और यहाँ पे डेल जी की जगह में 0। अब इस समीकरण को अगर पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा डेल जी 0 बराबर, ये RT को इस साइड ले आएंगे तो RT जो प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो बराबर के दूसरा साइड ले आए इसको यहाँ से तो ये हो जाएगा माइनस RT ln Kc। अगर यहाँ पे ln को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल जी 0 बराबर माइनस 2.303 RT ln Kc, माने कि 2.303 का गुणा हो जाएगा और ln की जगह में क्या आ जाएगा, लॉग यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी समीकरण को फिर से पक्षांतर करते हैं तो ln Kc को एक साइड लिखेंगे, ln Kc बराबर ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस डेल जी 0 अपन नीचे में क्या आ जाएगा, RT आ जाएगा। ये हो गया। अब इसमें इधर ln है और इधर कुछ नहीं है तो ln को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग के जगह में एंटी लॉग लेते हैं तो इधर एंटी लॉग लेंगे तो ये हट जाएगा और इधर Kc बस बचेगा। इधर जब एंटी लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन सब के जगह में छोटा वाला e और उसके घात में ये पूरा पूरा आ जाएगा, एंटी लॉग लिए हैं इसलिए। तो यहाँ पे ये वाला समीकरण हमको मिलता है। तो ये तीनों में संबंध से ये वाला समीकरण मिला। तो इस समीकरण में अगर इसका मान पता होगा तो इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसी के लिए 3 स्थितियां बताई गई। पहली स्थिति में साम्य अवस्था में क्या होगा, डेल जी का मान तो 0 रहता है। अब दो और स्थिति बची जिसके लिए पहले क्या होगा, डेल जी 0 का मान क्या हो जाएगा, 0 से
बड़ा होगा। तो किसी भी स्केल में बीच में 0 रहता है और इधर -1, -2, इधर क्या रहेगा +1 और इधर क्या रहेगा +2। तो डेल जी 0 का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, माने कि 0 से बड़ा होगा तो डेल जी 0 का मान क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा माने कि धनात्मक होगा। तो डेल जी 0 का मान धनात्मक होगा तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, डेल जी 0 धनात्मक है तो इस पूरे का मान इसका धन और इसका ऋण होकर ऋण हो जाएगा, इस पूरे का मान ऋणात्मक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल जी 0 का मान 0 से बड़ा है तो इस पूरे का मान ऋणात्मक हो जाएगा और जो k का मान है वह 1 से छोटा हो जाएगा। दूसरी स्थिति देखते हैं तो डेल जी 0 का मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा, मान 0 से छोटा है तो ऋणात्मक होगा। तो इसका मान ऋणात्मक होगा तो इस पूरे का मान भी ऋणात्मक न होकर के धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि इसका ऋण और इसका ऋण दोनों मिलकर यहाँ पे धनात्मक हो जाएगा। इस पूरे का मान तो धनात्मक होगा तो केसी का मान 1 से बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया इसके लिए समीकरण, और इसका मान पता होगा तो केसी का मान भी हम लोग निकाल पाएंगे। ये हो गया तीनों में संबंध। अब देखते हैं ली सातलिए का सिद्धांत। तो कोई सा भी अभिक्रिया है, अभिक्रिया में साम्य अवस्था जो रहता है, साम्य स्थापित होने पे साम्य अवस्था आता है। तो साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें पहला सांद्रण, दूसरा आता है ताप और तीसरा आता है दाब। ये सब क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की साम्य अवस्था को प्रभावित करते हैं। तो जो ली सातलिए नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया और बताया कि जो साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो किस प्रकार से उसको प्रभावित करेंगे। तो इन्होंने सन 1848 में अपना सिद्धांत दिया था। तो उस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी भी अभिक्रिया में साम्य स्थापित है तो उसमें ताप, दाब या सांद्रण में परिवर्तन करेंगे तो जो अभिक्रिया है उस दिशा की ओर आगे बढ़ती है, जिससे जो परिवर्तन हम लोगों ने किया है उस परिवर्तन का प्रभाव निष्फल हो जाए और वहाँ पे साम्य अवस्था यथावत बनी रहे। यही है ली सातलिए का सिद्धांत। तो इसको इन्होंने शब्दों में समझाया कि साम्य अवस्था पर स्थापित किसी भी निकाय के ताप, दाब और सांद्रण में अगर परिवर्तन करते हैं तो साम्य इस प्रकार से विस्थापित हो जाता है कि जो परिवर्तन किए हैं वह उदासीन या प्रभावहीन किया जा सके। यह था इनका नियम। इन्होंने बताया कि सांद्रण में परिवर्तन का पहला प्रभाव कैसे पड़ता है। तो जो ली सातलिए के सिद्धांत के अनुसार साम्य अवस्था में कोई भी तंत्र या सिस्टम है तो उसमें अगर हम लोग अभिकारक या उत्पाद को मिलाएंगे तो उसका सांद्रता बढ़ेगा और सांद्रता बढ़ेगा तो उस दिशा की ओर अग्रसर अभिक्रिया होगी जिधर सांद्रता कम है। जैसे दो अभिक्रिया लिए, ये एक अभिकारक है, ये एक अभिकारक है, इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता पहले बराबर है। अब इधर वाले की सांद्रता को बढ़ाएंगे, इसको बढ़ा दिए तो अभिक्रिया क्या होगा, इधर से इधर होगा और ये कम होता जाएगा और ये भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। माने कि ये ज़्यादा है ये कम है तो इधर से इधर अग्र अभिक्रिया होगी और ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक स्थिति में दोनों फिर बराबर हो जाएंगे और फिर से दोनों के बीच साम्य स्थापित हो जाएगा। अगर इसकी सांद्रता बढ़ाते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा और ये पहले से कम है तो इधर से इधर अभिक्रिया होगी, माने कि प्रतिप दिशा में अभिक्रिया होगी और ये ज़्यादा है तो धीरे धीरे कम होगा और ये धीरे धीरे बढ़ेगा
और दोनों फिर से साम्य अवस्था में आ जाएंगे। तो जिसकी सांद्रता बढ़ाई जाती है वह फिर से अग्र अभिक्रिया करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा, या फिर पीछे वाले की सांद्रता बढ़ाएंगे तो प्रतिप अभिक्रिया करेगा और रिएक्टेंट को बनाता है। ये हो गया। दूसरा देखेंगे ताप में परिवर्तन का प्रभाव। तो कोई भी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी होती है या फिर ऊष्मा छेपी होती है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण करके वह रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। तो कोई अभिक्रिया में ऊष्मा शोषी हो रहा है, ये पता है हम लोग को, तो उस पे ताप को अगर बढ़ाएंगे तो उस ताप को वह ग्रहण करेगा और अभिक्रिया को जल्दी जल्दी करेगा, तो अग्र अभिक्रिया होगी। लेकिन किसी में ऊष्मा छेपी प्रक्रिया हो रहा है, ऊष्मा को पहले से उत्सर्जित कर रहा है, फिर भी उसमें ताप को हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पहले से निकल रहा है उसको और बढ़ाएंगे ताप को, तो पीछे की ओर अभिक्रिया होगी, प्रतिप अभिक्रिया होगी। तो जो ऊष्मा छेपी है उसमें ताप को बढ़ाने पे पश्च अभिक्रिया होगी, और ऊष्मा शोषी है उसमें ताप को बढ़ाने पे अग्र अभिक्रिया होती है। ये हो गया ताप का प्रभाव। क्योंकि ऊष्मा छेपी में पहले से ज्यादा है ताप, तो ताप को अगर कम करेंगे तो सही सही आगे की ओर अभिक्रिया होगी, लेकिन फिर से बढ़ा दिए तो उसका उल्टा काम कर रहे हैं, तो पीछे की ओर अभिक्रिया होती है। लेकिन ऊष्मा छेपी में उसको ऊष्मा की जरूरत है अभिक्रिया को, तो और ऊष्मा देंगे तो आगे की ओर होगी ऊष्मा छेपी में, और अभिक्रिया ताप को कम करेंगे तो पीछे की ओर अभिक्रिया होगी ऊष्मा शोषी में। तीसरा परिवर्तन आता है दाब का प्रभाव। दाब का जो प्रभाव है वह, देखो इतना बड़ा कोई बर्तन लिए हैं, उसमें क्रिया कर रहे हैं, अब उसमें दाब को बढ़ाएंगे तो इतना बड़ा बर्तन में 50 तो कोई चीज लिए हैं, किसी का 50 अणु लिया हुआ है, तो इतना बड़ा है तो इसमें टकरा रहे हैं और अभिक्रिया कर रहे हैं। अब उसमें दाब को बढ़ाएंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, और इतना बड़ा था उसको इतना छोटा सा कर देंगे, दबा दबा के छोटा कर दिए, जैसे बैलून को बड़ा रहता है उसको छोटा करते हैं, तो क्या होगा, अणुओं के बीच की दूरी कम हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, और अभिक्रिया क्या होगी, उस ओर होगी जिधर अणुओं की संख्या कम है। तो ज्यादा अणु जिधर रहेंगे उधर का अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया क्या होगी, अग्र दिशा में होगी और प्रोडक्ट का निर्माण होगा। जैसे यहाँ पे जो अमोनिया का निर्माण होता है N2 + 3H2, ये क्या बनाते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इधर 2NH3 बनता है। तो इधर हाइड्रोजन का 3 ठो है, अमोनिया नाइट्रोजन का 1 अणु है, ये दोनों मिलकर टोटल कितने हुए, 4 हो जाएंगे। तो इधर अभिकारक के 4 अणु लिए गए हैं और प्रोडक्ट का कितना अणु बन रहा है, 2 ठो अणु बना है। तो इसमें अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ाएंगे तो अग्र दिशा में अभिक्रिया होगी, और दोनों तरफ की मात्रा जब तक बराबर नहीं हो जाती, माने कि इधर 3 और इधर 3 जब तक नहीं हो जाता, यह अभिक्रिया आगे की ओर होती रहेगी। यह है दाब का प्रभाव। दूसरा अभिक्रिया देखेंगे हम लोग N2O4। N2O4 ये बनाता है 2NO2। इधर देखो एक ही ठो है और इधर 2 ठो है, तो इसमें अगर दाब को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पीछे की ओर रिएक्शन होगी, बैकवर्ड रिएक्शन होगा, और इसको 1.5 और इसको 1.5 जब तक नहीं हो जाता पीछे की ओर अभिक्रिया होती रहेगी। ये है दाब का प्रभाव। और जो है अब अगर दोनों बराबर है, जैसे कि H2 + I2, ये क्या बनाएगा, 2HI बनाता है। तो 1 और 1 2 ठो इधर भी है और 2 ठो इधर भी है, तो इसमें जब लोग दाब बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों और 2 ठो अणु बराबर है, तो इसमें आगे पीछे कहीं भी क्रिया नहीं होगी, क्योंकि इसमें अणुओं की संख्या समान है। ये हो गया दाब का
प्रभाव। अब देखते हैं आयतन का प्रभाव। अब देखो, इतना बड़ा गुब्बारा है, इसमें क्या किए, दाब को बढ़ाए, प्रेशर को इधर से भी प्रेशर डाले और इसको इतना छोटा सा कर दिए। तो जैसे जैसे दाब को, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ पे दाब को बढ़ाए तो इधर का आयतन कम हुआ, 4 आयतन इधर था और इधर 2 आयतन था। तो 4 आयतन कम होकर के आगे की ओर अभिक्रिया हो रहा है और दोनों तरफ 3 आयतन होते तक अभिक्रिया होते रहेगा। तो प्रेशर को बढ़ाएंगे तो आयतन कम होता है और अभिक्रिया जिधर ज्यादा रहेगा उधर से कम वाले की ओर होगा, और प्रेशर को कम करेंगे तो आयतन बढ़ेगा, तो अभिक्रिया उल्टा दिशा में होता है। इस प्रकार से जो दाब के समान ही आयतन का प्रभाव रहता है। दाब को बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा और आयतन को घटेगा तो दाब का मान बढ़ेगा। दाब को कम करेंगे तो आयतन बढ़ जाएगा और दाब को बढ़ा देंगे तो आयतन कम हो जाएगा। यह हो गया। अब देखते हैं कि किसी भी जो अभिक्रिया है उसके मिश्रण में अगर हम लोग अक्रिय गैस को मिलाते हैं, कोई सा भी अक्रिय गैस, वह गैस जो क्रिया नहीं करता है क्या कहलाएगा, अक्रिय गैस कहलाएगा। तो अक्रिय गैस को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, उस पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो देखो, साम्य अवस्था स्थिरांक को, यह क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये साम्य अवस्था में है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस के साथ में। तो यहाँ पे इसको साम्य अवस्था स्थिरांक के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की सांद्रता का गुणनफल बटा रिएक्टेंट की सांद्रता का गुणनफल। तो PCl3 का सांद्रता और Cl2 की सांद्रता का गुणनफल बटा रिएक्टेंट की सांद्रता का बटा में लिखे, वो हो गया। तो यहाँ पे अगर जो है अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव देखेंगे तो अक्रिय गैस में क्या क्या आता है, हीलियम, नियान, आर्गन, ये सब आते हैं। तो अक्रिय गैस है, अभिक्रिया में किसी प्रकार से भाग नहीं लेता है। तो यहाँ पे अगर अभिक्रिया स्थिर आयतन पे हो रही है, माने आयतन स्थिर है, उस पे अभिक्रिया हो रही है, तो अगर हम लोग अक्रिय गैस मिलाएंगे तो उसका किसी भी प्रकार से उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यह जो मोलर सांद्रण है, बड़ा वाला ब्रैकेट मोलर सांद्रण के लिए है, तो मोलर सांद्रण पे कोई प्रभाव अक्रिय गैस नहीं डालेगा और यहाँ पे साम्य अवस्था यथावत बनी रहेगी। दूसरा देखते हैं, अगर दाब में परिवर्तन करते हैं, अगर वहां पे प्रेशर के आधार पर देखेंगे तो कोई अभिक्रिया स्थिर दाब पर हो रही है, माने स्थिर प्रेशर पर कोई अभिक्रिया हो रही है, तो उसके लिए 3 ठो रहता है। डेल एन का मान देखेंगे तो डेल एन क्या है, उत्पाद के मोलों की संख्या ऋण अभिकारक के मोलों की संख्या। तो इधर कितना है, 1 और 1 2 है उत्पाद। तो यहाँ पर डेल एन निकालेंगे तो 2 - 1 बराबर 1, यहाँ पर डेल एन का मान आएगा। तो अगर डेल एन का मान 0 से बड़ा है तो अभिक्रिया क्या होगी, अग्र दिशा में होगी। दूसरा देखते हैं, अगर डेल एन का मान 0 से छोटा है, डेल एन का मान 0 से छोटा है तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होगी। और जो डेल एन का मान अगर 0 के बराबर है तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, साम्य अवस्था में हो जाएगी। इस प्रकार से जो है अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव पड़ता है। अब देखेंगे उत्प्रेरक का प्रभाव। तो साम्य अवस्था पे उत्प्रेरक मिलाने पे क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है और सक्रियण ऊर्जा का मान कम होगा तो अग्र अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी और पश्च अभिक्रिया की दर भी समान रूप से बढ़ेगी। तो दोनों दिशा में जो अभिक्रिया है, दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन समान रूप से बढ़ेगा,
समान रूप से बदलेगा तो साम्य अवस्था में कोई परिवर्तन वहाँ पे नहीं होगा। तो उत्प्रेरक मिलाते हैं तो क्या होगा, अग्र और पश्च दोनों अभिक्रिया समान रूप से परिवर्तित होंगी, जिसके कारण साम्य अवस्था में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन वहाँ पे दिखाई नहीं देता है। और साम्य अवस्था जो है यथाशीघ्र स्थापित करने में उत्प्रेरक क्या करता है, सहायता करता है। यह था ली-सातलीय सिद्धांत का प्रभाव ताप का, दाब का, सांद्रण का, अक्रिय गैस मिलाने का और आयतन का। यह था ली-सातलीय सिद्धांत का नियम जो कि साम्य अवस्था को प्रभावित करता है। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग देखेंगे ली-सातलीय के सिद्धांत के अनुप्रयोग। अभी के लिए बस यहीं तक।